उत्तराखंड में जल्द आयोजित होगा प्रवासी सम्मेलन। राज्य में गठित होगा प्रवासी उत्तराखंड बोर्ड। प्रवासी उत्तराखंडियों से गांव को गोद लेने की अपील। सीएम धामी ने प्रवासियों को बताया विदेश में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर। सीएम ने प्रवासी उत्तराखंड बोर्ड के गठन की भी दी जानकारी। प्रवासियों से वर्चुअल संवाद किया। सरकार ने नंदा गौरा योजना के लिए स्वीकृतियां किए 358.3 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने नंदा गौरा योजना के अंतर्गत 1 लाख बालिकाओं को प्रदान किए ये राशि। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए स्वीकृति की है 3.58 करोड़ की धनराशि। योजना के अंतर्गत कुल 3.58 करोड़ की धनराशि का डिजिटल किया गया हस्तांतरण। देवभूमि से अयोध्या, वाराणसी और अमृतसर के लिए हवाई सेवा शुरू हुआ। 4 शहरों के लिए उड़ानों का शुभारंभ मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंड के जौलीग्रांट एयरपोर्ट में करेंगे। 4 धाम यात्रा की तैयारियों पर लगा मौसम का पहरा। धाम से लेकर पैदल मार्ग पर जमी 8 फीट तक बर्फ। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सूर्य चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी विधायक महेश जीना की दबंगई ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल नगर निगम में टेंडर संबंधी जानकारी लेने पहुंचे सल्टा विधानसभा से बीजेपी विधायक महेश जीना पर नगर आयुक्त और अन्य अधिकारियों से अभद्रता का आरोप लगा है और इसके विरोध में नगर निगम कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने जांच बिठा दी और मुख्यमंत्री ने गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे को मामले की जांच सौंपकर रिपोर्ट देने को कहा है। उत्तराखंड में अफसरशाही और विधायकी एक बार फिर आमने सामने आ गई। दरअसल बीजेपी विधायक महेश जीना पर नगर आयुक्त और नगर निगम में कर्मचारियों से बदसलूकी का आरोप लगा है। इसके बाद गुस्साए कर्मचारी हड़ताल पर गए। कर्मचारियों का आरोप है कि विधायक ने पहले कर्मचारियों के साथ गाली गलौज की और फिर नगर आयुक्त के साथ बदसलूकी की। हालांकि भाजपा विधायक ने बदसलूकी के आरोपों को नकारा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले का संज्ञान लेते हुए गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे को जांच के निर्देश दिए हैं। 15 दिन में प्रकरण की रिपोर्ट देने को कहा है। वहीं विधायक महेश जीना ने साफ कर दिया है कि वह अपने इस व्यवहार के लिए माफी नहीं मांगेंगे, जबकि कांग्रेस ने भाजपा विधायक पर सत्ता के अहंकार का आरोप लगाया है। नहीं, माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये तो हर जगह आप देख ही रहे हैं कि किसी भी कर्मचारी को, अगर पटवारियों को ये बोला जाए कि जनता के अनुसार काम करे तो वो भी बोलते हैं कि हम विधायक को देख लेंगे, हम स्ट्राइक कर लेंगे। ऐसे ही अब ये संघ वाले भी कहेंगे कि आप मतलब हमें कुछ कहोगे तो हम हड़ताल कर देंगे। तो ये तो इनका लगातार ब्लैकमेलिंग वाला रवैया इनका लगातार चलता है। इसका मतलब ये है कि हम जो जनप्रतिनिधि है खाली एक यहाँ पर विधानसभा में घूमने के लिए विधायक नहीं बने, जनता की आवाज उठाने के लिए, जो जनता के सामने आया होगा। एक जिन्ना नाम के हैं विधायक जी, वो आए थे, कोई टेंडर की फाइल थी उसके विषय में आए थे। पता नहीं इसके बाद उनको क्या गुस्सा आया, क्या उनकी बातें, उन्होंने इतनी बदतमीजी एक हमारे बड़े बाबू के साथ करी, यहाँ तक कि गाली गलौज मार पिटाई तक की नौबत आ गई थी। उसके बाद हमारे जो थे बड़े बाबू जो है नगर आयुक्त को बताने गए तो वो लोग पूरे दल बल के साथ नगर आयुक्त के कमरे में चले। वहाँ भी उन्होंने जो है बहुत तोड़फोड़ गाली गलौज करी। उसी विषय में जो है आज हमने पूरा बंद, सफाई व्यवस्था ऑफिस पूरा हमने बंद रखा हुआ है। हमारी मांग है शासन प्रशासन जो है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे, यहाँ के वो माफी मांगे। उत्तराखंड भाजपा के बाहुबली नेताओं में एक नाम और शुमार हो गया और वो नाम है सल्ट से भाजपा विधायक महेश जीना का। आज वो नगर निगम देहरादून पहुंच गए और नगर आयुक्त के साथ भाषा की सारी मर्यादाएं लांघ दी। गाली गलौज और अभद्रता की सीमा और पराकाष्ठा थी कि सल्ट विधायक ने अपने बेटे का टेंडर ना होने की वजह से खासी नाराजगी वहां पर दिखाई और सुनने में आया है कि अच्छी खासी बदतमीजी उन्होंने नगर आयुक्त के साथ की। नतीजतन वहां सफाई कर्मचारी जो है अब हड़ताल पर चले गए। ये पार्टी के संज्ञान में आया है, मीडिया के माध्यम से और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच कमेटी बनाई है। कमिश्नर गढ़वाल को इसकी जांच करने के लिए कहा है और ये भी कहा है कि जल्द से जल्द 15 दिन में इसकी जांच कर उनको दी जाए। निश्चित रूप से अगर जिस प्रकार की चीज़ें हुई हैं। आपको बता दें कि देहरादून के सहस्त्रधारा रोड पर पुराना कूड़ा हटाने के लिए टेंडर निकाले गए थे, जिसमें अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा से विधायक महेश जीना के करीबी की कंपनी ने भी हिस्सा लिया।
कहा गया कि टेंडर की शर्तें पूरी नहीं करने की वजह से महेश जीना के परिचित की कंपनी को बाहर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि विधायक नगर निगम में टेंडर संबंधी जानकारी लेने पहुंचे थे। इसी दौरान महेश जीना की नगर आयुक्त और अन्य अधिकारियों से बहसबाजी हो गई। वहीं भाजपा विधायक महेंद्र भट्ट ने इस घटना पर कहा कि जनप्रतिनिधियों को शालीनता का परिचय देना चाहिए और ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। हर बात का संज्ञान लेते हैं और मैंने अपने महानगर अध्यक्ष को कहा कि पूरी जानकारी आनी चाहिए। मैं फिर इस बात को कहता हूं कि ये ठीक है कि विधायक को भी अधिकार है किसी न किसी अधिकारी से अपनी जानकारी प्राप्त करना, और अधिकारी को भी अधिकार है कि उसको सौम्यता के साथ उन बातों को उत्तर देना। इस प्रकार की बोलचाल की भाषा को और गुस्सेले स्वभाव को करना ये कितना जनप्रतिनिधि के लिए उचित होता है, न किसी सरकारी कर्मचारी को उचित होता है। इसलिए क्योंकि ये मामला जिस सीमा तक गया जाना नहीं चाहिए था। मैंने पहले भी अपने सब विधायकों से मैं इस बात को कह चुका हूँ कि शालीनता ही मनुष्य के स्वभाव का अंग होना चाहिए। कुल मिलाकर उत्तराखंड में विधायकी और अफसरशाही का विवाद कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं। वहीं राज्य में आलम यह है कि कई बार विधायकों ने अफसरशाही हावी होने की बात कही है और विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया है। वहीं कुछ दिन पूर्व ही राज्य की मुख्य सचिव को पत्र जारी करते हुए नौकरशाहों को निर्देश देने पड़े थे कि सांसदों और विधायकों के प्रोटोकॉल का पालन करें। इसी बीच बीजेपी विधायक और नगर आयुक्त की अभद्रता ने इस मुद्दे को हवा दे दी है कि क्या राज्य में अफसरशाही हावी है, क्या जनप्रतिनिधियों को भी अपने आचरण में बदलाव नहीं लाना चाहिए। देखना होगा कि इस मामले में राज्य सरकार क्या कार्रवाई करती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। बढ़ते आगे, हल्द्वानी पहुंची खेल मंत्री रेखा आर्या ने गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया और इस दौरान बैडमिंटन कोर्ट, टेबल और टेनिस, स्विमिंग पूल और सहित अनेक विभिन्न जो गेम्स थे स्टेडियम का निरीक्षण करते हुए कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द कार्य पूरा कर विभाग को हैंडओवर करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने खेल विभाग के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के रखरखाव का विशेष तौर पर ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही जल्द से जल्द खेलों को शुरू करने के लिए विभागीय अधिकारियों को कहा कि इस दौरान टेबल टेनिस कोर्ट की जर्जर हालात को देखते हुए मंत्री रेखा आर्या नाराज हो गई और अधिकारियों से उसे सही करने के लिए कहा। और इसके अलावा क्रिकेट स्टेडियम को लेकर मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि विभाग क्रिकेट स्टेडियम में जल्द से जल्द क्रिकेट कराने के लिए गंभीर है और इसके लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा कर जल्द इसकी शुरुआत की जाएगी। क्रिकेट की तो निश्चित रूप से क्रिकेट को लेकर हम सब लोग क्रिकेट को पसंद भी करते हैं और उसको लेकर हम लोग प्रतिबद्ध भी हैं। हमारी कोशिश है कि यहाँ पर हमेशा क्रिकेट की प्रतियोगिताएं, क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पर बना हुआ है वहाँ पर होती रहे। चूँकि आने वाले समय में हम सबका ये लक्ष्य है कि हम लोग चूँकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ पर हम लोग स्थापित करने वाले हैं, तो इस स्टेडियम को उसका अभिन्न अंग भी बनाएंगे, इस स्टेडियम को भी उसका अभिन्न अंग बनाएंगे। हॉकी भी एक प्रस्तावित है, हॉकी के लिए भी स्टेडियम की तैयारी चल रही है। तो लगातार जो है स्पोर्ट्स की दिशा में बच्चों को खेलने के संसाधनों के विकास के क्षेत्र में लगातार डिपार्टमेंट काम कर रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गढ़वाल लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बुधवार को गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी के सह प्रभारी हेमंत द्विवेदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कांडाखाल के एक महत्वपूर्ण बैठक की और इस बैठक में यमकेश्वर से बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट सहित बड़ी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। पांच लोकसभाओं में से नंबर 1 पर जो है कि गढ़वाल लोकसभा रही थी और इस बार भी ये अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी और भारी मतों से जो है कि लगभग 5 लाख का मार्जिन जो है कि यहाँ से ऊपर लेके हम जो है कि इस लोकसभा क्षेत्र में चुनाव में हम जो है पौड़ी लोकसभा क्षेत्र का चुनाव जीतेंगे। और पूरे क्षेत्र के अंदर एक ज़बरदस्त वातावरण है। लोग देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार जो है कि प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हमारी केंद्र की सरकार और राज्य की डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार से गरीब कल्याण के लिए अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति के लिए जो विकास कार्य किया है, उस विकास कार्य पर जो है कि जनता मोहर।
लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में भी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं, जहां बीजेपी ने 3 लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। वहीं सबकी नजरें कांग्रेस पर टिकी हुई हैं। आज दिल्ली कांग्रेस आलाकमान की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी हुई, जिसमें उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम पर मंत्रणा हुई है और इसे लेकर हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने कहा है कि सभी का पक्ष लेकर जल्द ही कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी और उन्होंने कहा कि इस बार जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर चुनाव में उतारा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है, जो पूरी तरह से हवा हवाई है। पहले बीजेपी ये तो बताए कि वो 400 सीटों पर चुनाव लड़ भी रही है या नहीं। विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि जनता अब बीजेपी के खोखले वादों को पहचान चुकी है और इस बार प्रदेश और देश की जनता वोट के दम पर बीजेपी को सबक सिखाएगी। देखिए, बीजेपी का वो आंतरिक विषय है कि वो नाम सारे डिक्लेयर कर दे सारी लोकसभा सीटों में जहां लड़ना चाहती है। ये कोई इसमें आगे पीछे की बात नहीं है। चुनाव का परिणाम महत्वपूर्ण है और चुनाव में कैसे तीव्रता से लड़ा जाए ये विषय महत्वपूर्ण है और कांग्रेस इसके लिए पूरी तरीके से जमीन से लेके पूरी बूथ तक पूरी तैयारी कर चुकी है। हमारी बूथ कमेटियों और हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारे मंडलम जो बने 10 बूथों पे जो एक मंडलम रहेगा, इन सारे पूरे प्रदेश की व्यवस्था बन चुकी है। तो सारे बाराती तैयार हैं, बस दूल्हे का इंतजार है। वजह क्या है? विलम्ब नहीं हो रहा। आज हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, उसमें पैनल में नाम जाएंगे और फिर सीईसी की बैठक होगी। तो एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा से चली आ रही है। आज बैठक में 16 नाम होंगे बिल्कुल, नाम छांटे जाएंगे और वो नाम आगे सीईसी के पैनल में भेजे जाएंगे और वहां से फाइनल होंगे। इंडिया गठबंधन और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और डीजीपी अभिनव कुमार से मुलाकात की है। मुलाकात में कानून व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का ज्ञापन दिया गया। राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से इंडिया अलायंस और सिविल सोसाइटी के संयोजक शेषपाल सिंह बिष्ट के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने राज्य में बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। प्रशासन पक्षपात से काम कर रहा है, पुलिस प्रशासन ये भी आरोप लगाया गया। और उसके आसपास जो लगातार संविधान की अवहेलना हो रही है, मनमाने तरीके से कानून की व्याख्या हो रही है और जो दमनात्मक कार्रवाई लोगों के खिलाफ हो रही है, उसकी शिकायत आज हमने प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय से भी की और डीजीपी महोदय से भी जो है लंबी वार्ता हुई है। दोनों जगह से हमें आश्वासन मिला है कि जो भी शिकायतें आ रही हैं उसका विधिवत परीक्षण कराया जाएगा। जो इस समय लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो वाकई में बहुत ख़राब है। पिछले 23 सालों में हमने वो घटनाएं नहीं सुनी जो पिछले 2-3 महीने में उत्तराखंड में देखी गई, सुनी गई। हल्द्वानी में जो वनभूलपुरा की जो घटना हुई है वो अपने आप में इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक आम आदमी जो उत्तराखंड को बहुत शांत राज्य समझता था वो इस समय घबराया हुआ है, डरा हुआ है। और ऐसे में पुलिस और प्रशासन की भूमिका हो जाती है कि वो आम जनता को सुरक्षा प्रदान करे। बढ़ते आगे नैनीताल का रुख करते हैं। नगर महिला कांग्रेस की ओर से नारी न्याय सम्मेलन और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक रखी गई। कांग्रेस महिला मोर्चा द्वारा कोमल है कमजोर नहीं हम भारत की नारी हैं थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस नैनीताल खष्टे बिष्ट ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा जुमला मात्र है। देश में बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है और प्रदेश की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड के 2 वर्ष बीतने को हैं, लेकिन अभी तक उसे न्याय नहीं मिला। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस महिला मोर्चा नारी न्याय सम्मेलन के माध्यम से लोगों के पास जाकर बीजेपी की कथनी और करनी को उजागर करने का काम करेगी। खष्टे बिष्ट ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महिला मोर्चा पूरी तरह से चुनावी मोड में है और इसके लिए आगामी चुनाव के संबंध में रूपरेखा तय कर ली गई है। आज पूरे उत्तराखंड की महिला आप देख रहे हैं कि नारी न्याय सम्मेलन कर रही हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आज महिलाओं को न्याय चाहिए है। जैसे कि आपको पता है उत्तराखंड देवभूमि कहे जाने वाले जगह किस तरह से अपराध हो रहे हैं हमारी बेटियों पर, हमारी बहनों पर, और जिस तरह के साली कोरे नारों से बेटियों की इज्जत नहीं बचती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम मात्र नारे लगा करके कुछ नहीं होता। आपके सामने एक उदाहरण है जीता जागता, हमारी बेटी हमारी बहन अंकिता भंडारी आज 2 साल पूरे होने को जा रहे हैं, उसे अभी तक न्याय नहीं मिला। तो कहीं न कहीं आज की जो तानाशाह सरकार, आज के जो प्रधानमंत्री हैं और जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनमें कहीं न कहीं बहुत अंतर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। चमोली से खबर। चमोली जिले के गौचर में आज भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की 8वीं वाहिनी ने यूनिट का 98वां स्थापना दिवस द्वितीय कमान अधिकारी अतुल कुमार के नेतृत्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। और अतुल कुमार कमान अधिकारी 8वीं वाहिनी के द्वारा सशस्त्र सलामी के बाद झंडारोहण कर अपने संबोधन में उन्होंने 98वें स्थापना दिवस की सभी हिमवीरों और उनके परिजनों को बधाई दी। उनके द्वारा वाहिनी के वीर शहीदों को नमन किया गया। कहा कि 8वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल प्रतिकूल भौगोलिक और उच्च हिमालयी क्षेत्र में दिन रात सीमा की चौकसी में तत्पर है। इस वाहिनी के द्वारा वर्ष 2013 के केदारनाथ त्रासदी में अपना सर्वस्व बलिदान देकर भी लाखों श्रद्धालुओं की जान बचाई है। स्थापना दिवस के अवसर पर अधिकारी, पूर्व सैनिक, 8वीं वाहिनी के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन भी इस दौरान किया गया। रुक करते हैं अगली खबर का। धर्मनगर हरिद्वार में चल रही शारदीय कांवड़ यात्रा अंतिम चरण में है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि या पर्व है। इस कारण हरिद्वार में भारी संख्या में कांवड़िया गंगा जल भरने पहुंच रहे हैं। इसको देखते हुए हरिद्वार पुलिस प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक का प्लान भी लागू कर दिया गया है, जिससे हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों और स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़े। देवा माली, हम बैकुंठ कांवड़ लेके जा रहे हैं। महत्व ये है कि कांवड़ लेने का बड़े दिन से मन था, भोले ने बुला लिया, इस बार हम चले आए। पैदल यात्रा कांवड़ लेके जाना तो बहुत खुशी मन में, मतलब अद्भुत खुशी महसूस हो रहा है। बहुत भोले के प्रति प्रेम, अटूट प्रेम भरा हुआ है। थकान तो भोले के नाम से थकान थकते ही नहीं है। मान लो थकान तो भोले ने पहले से हर लिया, थकान ही नहीं है। सुब्रत, ये बाबा के ऊपर जल चढ़ाने का बहुत ही पहले से ही महत्वपूर्ण, इसलिए हम लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। ये जा रहे हैं बैकुंठ कांवड़ लेके। पहला ये कम से कम हमारा टीम में है 60-70 पैदल जाएंगे यहाँ से। हाँ, बोले की भक्ति है बस। जलाभिषेक जल चढ़ेगा 8 तारीख को शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन जब जल चढ़ेगा तो आज और कल बस 2 दिन कांवड़िए जो जल उठाने यहाँ पे आ रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा रहेगी। इसको देखते हुए डाइवर्जन भी किया गया है और बाकी सारे सुरक्षा के अरेंजमेंट्स किए गए हैं, क्योंकि रात्रि में जो हमारे कांवड़िया आते हैं वो रसिया बड़ पे रुकते भी हैं, वहाँ पे सोते हैं, तो वहाँ पे लाइट का बेहतर प्रबंध करवाया गया। प्रशासन के साथ हमारा लगातार कोऑर्डिनेशन चल रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पति पत्नी के तलाक के दौरान बच्चों की परवरिश पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के बाद याचिका को निस्तारित करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने निचली अदालतों को निर्देश जारी कर कहा है कि संरक्षक और प्रतिपाल अधिनियम 1890 में संशोधन और बिल पास होने तक तलाक के मामलों में बच्चों की परवरिश के लिए विधि आयोग द्वारा जारी गाइडलाइनों का पालन कराया जाए। आज इस सुनवाई के दौरान अधिवक्ता श्रुति जोशी ने कोर्ट से प्रार्थना की थी कि देश में चुनावी दौर के चलते संरक्षक और प्रतिपाल अधिनियम 1890 में संशोधन बिल पास होने तक तलाक के दौरान और तलाक के बाद बच्चों की परवरिश के लिए दिशा निर्देश जारी करें। आपको बता दें कि अधिवक्ता श्रुति जोशी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि पति पत्नी के विवाह विच्छेद के दौरान उसका सबसे बुरा प्रभाव बच्चे की परवरिश और शिक्षा, रहन सहन और स्वास्थ्य और दिमाग पर पड़ता है। जो प्यार बच्चों को माता पिता के एक साथ रहकर मिल सकता है वो तलाक के दौरान नहीं मिल पाता। इसकी वजह से बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते, उनकी परवरिश ठीक से नहीं हो पाती। और इस संबंध में केंद्र सरकार ने विधि आयोग से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विवाह विच्छेद के दौरान बच्चों की परवरिश करने की जिम्मेदारी पति पत्नी दोनों की होनी चाहिए। पंतनगर थाना पुलिस ने 20,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी चोरी के मामले में पिछले 1 साल से फरार चल रहा था। आरोपी को थाना पुलिस कोर्ट में पेश किया गया है।
एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया है कि 1 फरवरी 2023 को हरीश सिंह मेहता निवासी छतरपुर ने थाना पंतनगर को तहरीर सौंपी थी। एसओजी और थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने धरपकड़ के दौरान 4 मार्च 2024 को आरोपी महेश को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बाहर फ्लाईओवर के साथ गिरफ्तार किया और 5 से गिरफ्तारी हुई। आरोपी के खिलाफ नेपाल, यूपी, उत्तराखंड में आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। आज पंतनगर थाना पुलिस को बहुत बेहतरीन सफलता मिली है। आप सभी को अवगत होगा, पिछले साल छतरपुर में सोनालिका का बहुत बड़ा ट्रैक्टर चोरी करके ले गए थे, 7-8 लाख रुपए का ट्रैक्टर। उसमें मेन ट्रैक्टर तो रिकवरी हो गया था और चोर भी गिरफ्तार करके जेल गए थे, परंतु उस गैंग का सरगना जो है वो लगातार वांटेड चल रहा था। उसके ऊपर 20,000 का इनाम राशि भी 1 साल से घोषित हुआ था। टीम ने बहुत मेहनत करके इस पर, स्पेशली पंकज बिनवाल, प्रकाश विश्वकर्मा और प्रदीप कोहली और पंकज पोखरियाल, इन सब लोगों ने मेहनत करके उसको ट्रेस आउट किया मद्रास में। और काफ़ी दिन से मद्रास में हम कैंप करके गए थे टीम, और उसके पीछा करते करते जब दिल्ली आया तो दिल्ली में हमने पकड़ दकड़ की कार्रवाई करी है हमारी। खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे देखिए मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान के साथ।